हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियोलॉजी झारखंड एकेडमिक काउंसिल टर्म 2 क्लास 11th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं तो 9वें चैप्टर से ऊपर की हम लोग प्रश्नों की बात करेंगे। इससे पीछे जो भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स का हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर एक ही वीडियो में कवर कर चुके हैं। और मैं बता दूं कि ये आपका हिंदी मीडियम का है एंड इसका इंग्लिश मीडियम का पार्ट कल आज शाम 6 बजे मतलब समय के अनुसार पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जियोलॉजी टर्म 2 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आने वाली है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हमेशा जियोलॉजी का क्वेश्चन आंसर आपके लिए प्रोवाइड कराता रहता हूँ एंड लाते रहता हूँ। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। एंड जैसा कि आपको पता है कि 2 जुलाई को आपका ये एग्ज़ाम जो है शुरू होने वाला है। ठीक है ना, 2 जुलाई को ये आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। सो आई होप दैट आपका जो एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है काफ़ी बेहतर चल रहा होगा। ठीक है, तो चलो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से नोट्स कॉपी का मैंने यहाँ पे कंपाइलेशन यहाँ पे मैंने किया है, जो कि आपको बहुत सारा मतलब हेल्प करने वाला है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि समुद्र क्या है। समुद्र को इंग्लिश में, आप अगर इंग्लिश मीडियम का भी हो तो आप इसे देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो समुद्र क्या है, यानी कि व्हाट इज़ सी। ठीक है, तो लिखा है कि महाद्वीपों के बीच स्थित जल से भरित, मतलब कि क्या है, यहाँ पे पूरित है कि महाद्वीपों के बीच स्थित जल से पूरित द्रोणियों को महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं कि महाद्वीप के बीच, ठीक है ना, जो द्वीप होते हैं बड़े बड़े उन्हें महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप के बीच स्थित जल से पूरित द्रोणियों को क्या बोलेंगे, महासागर बोलेंगे। उसके साथ ही नेक्स्ट है हमारे पास कि महासागरों के छोटे भागों को समुद्र या सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, महासागर के छोटे भागों को समुद्र या सागर कहेंगे। ठीक है, पृथ्वी के लगभग 70% भाग में महासागर ही विस्तृत है। समझ में आ गया ना इस टाइप से। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, मैं आपको बता दूं कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर हैं। आपको मैं हिंदी मीडियम में लिखित एंड इंग्लिश मीडियम का कंप्यूटराइज सिस्टम रहेगा, इसलिए आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप बिल्कुल ही टेंशन ना लेंगे, क्योंकि आपके लिए कंप्यूटराइज व्यवस्था बहुत ही बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो देखो यार, आंसर है कि पृथ्वी पर 4 मुख्य महासागर हैं। ठीक है, तो पहला जो महासागर का नाम है उसे हम लोग प्रशांत महासागर कहते हैं। पहला सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो सबसे बड़ा अभी तक जो है कि पृथ्वी पर अभी आपसे पूछा जाए कि विश्व के सबसे बड़ा महासागर का क्या नाम है, तो आप बोलोगे कि प्रशांत महासागर है। इस महासागर की जो गहराई है लगभग 4 किलोमीटर इसका डेप्थ है। ठीक है, एंड इसका जो क्षेत्रफल है 17,990 लाख वर्ग किलोमीटर है। समझ में आ गया। तो आप यार अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा इसका क्षेत्रफल है एंड इसका डेप्थ यानी कि डीप कितना है। एंड जो सेकंड नंबर पर है दोस्तों हमारा है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में है कि ये जो है आपका नंबर 2 पे आता है। एंड थर्ड है हमारे पास हिंद महासागर, जो कि भारत के नक्शे के दक्षिण तरफ पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 3 पे। एंड 4 नंबर पे है आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा है, क्योंकि टोटल 4 महासागर होते हैं, जो कि ये चौथे नंबर पे आता है। तो इसे आप बिल्कुल याद रखोगे। ये सवाल आपका 3 नंबर का है, और मैं उसी क्वेश्चन का यहाँ पे लिया हूँ कि जैसे कि होता है कि लेक्चर वाइज टोटल जितना क्वेश्चन बन सकता है वो नहीं, जो बहुत बार पूछा जा चुका है एंड जो वीवीआई मोस्ट है उसे मैंने यहाँ पे कवर किया है। अभी तक मैं कह रहा हूँ कि इसके अंत तक बने रहना एंड पूरा वॉच करना। ठीक है, उसके बाद एक मेरा जो है न्यू क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका मैं थोड़ा साइज बड़ा कर लूँ इसमें, सॉरी 1 मिनट। हाँ देखो, यहाँ पे जो है लिखा है कि महाद्वीपीय ढाल पर टिप्पणी लिखें। जो महाद्वीप का जो ढाल है उस पर हमें क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है छोटा सा, उसके बारे में कमेंट बताना है। ठीक है, तो देखिए महाद्वीपीय जो ढाल है तो ये है लगभग महाद्वीपीय ढाल के पश्चात समुद्र की ओर लगभग, ठीक है ना, जो महाद्वीपीय ढाल होते हैं समुद्र की ओर 180 से 200 मीटर की गहराई के बाद सागर तल का लगभग, ठीक है ना, का ढाल क्या होता है, बढ़ जाता है।
समझ में आया? मतलब कि यहाँ पे है कि महाद्वीपीय ढाल के पश्चात जो ढाल होते हैं उनके पश्चात जो होता है समुद्र की ओर कितना होता है 180 से 200 मीटर की गहराई, सागर तल का भाग जो होता है ढाल बढ़ जाएगा। कुल महासागरीय 8.5% भाग जो है साधारण ढालों का होता है। यहाँ तलों का ढाल 5 डिग्री से अधिक होने लगता है, मतलब कि 5 डिग्री, जैसे हम लोग कोई एंगल बनाते हैं ना तो वो 5 डिग्री से अधिक होने लगता है। एंड उसके बाद तथा कई स्थानों पर यह ढाल 60 डिग्री से भी अधिक है। ठीक है, वहाँ महासागरीय गुफाएं पाई जाती है। अन्य स्थानों पर यह ढाल 3 डिग्री से 15 डिग्री के बीच सीढ़ीदार हो सकती है। एंड चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है एक क्वेश्चन कि महासागरीय निक्षेपों का वर्णन करें, जो कि VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इसमें कि महासागरीय निक्षेपों का वर्णन करें। तो देखो, महासागरीय नीतल, नीतल मतलब होता है नी मतलब नीचे और तल मतलब तल, इसको हम लोग भूगर्भ तल भी बोल सकते हैं, मतलब कि महासागर के अंदर का तल, महासागरीय गर्भ तल। ठीक है, तो महासागरीय नीतल मतलब नीचे का तल पर जमा होने वाले अवसादों को ही महासागरीय निक्षेप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि चट्टानों के निरंतर अपक्षय एवं अपरदन से उपलब्ध अवसाद से तथा और वनस्पतियों के अपक्षय से समुद्री निक्षेपों का निर्माण होता है। मैं अभी तक बता रहा हूँ कि समुद्री निक्षेप एंड अपरदन का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप जाओ और क्लिक करो, सभी को सीरियल वाइज आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ये चीज़ में खोजने में कि इंग्लिश मीडियम वाला भटक जा रहे हैं कि हिंदी का वीडियो आ रहा है, इंग्लिश नहीं आ रहा है, एंड हिंदी वाला भटक जा रहे हैं कि अब इंग्लिश आ गया हिंदी नहीं आएगा, इस टाइप से। तो उस पर कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, आप प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको सभी तरीके का मिल जाएगा। जो महासागरीय निक्षेप है इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो देखो, सामान्य रूप से महासागरीय निक्षेपों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, अब जो 3 वर्ग है इसको पहले को तो हम लोग बोलेंगे स्थल जनित निक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थल जनित निक्षेप। एंड जो सेकंड है उसको पेलैजिक निक्षेप कहते हैं। क्या कहेंगे? पेलैजिक निक्षेप। एंड जो थर्ड है उसको ज्वालामुखीय निक्षेप कहते हैं। चलो बढ़ते हैं कि स्थल जनित निक्षेप हमारा क्या होता है। ठीक है, तो स्थल जनित निक्षेप में सबसे पहली चीज़ कि स्थलीय ढाल पर जमा होने वाला निक्षेप को अधिकांश भाग जो है चट्टानी पदार्थ का होता है। दैट मीन्स यहाँ पे कि स्थलीय ढालों पर जमा होने वाला निक्षेप का अधिकांश भाग चट्टानी पदार्थों का होता है। ठीक है ना, जो नदियों या पौनों द्वारा क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग ये जो है ना कॉपी में लिखा हुआ तो किसी स्टूडेंट का ही है, मेरे स्टूडेंट का, तो यहाँ पे वो गलत सलत लिखी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, आप इसे सुधार कर अपने लैंग्वेज में अच्छे तरीके से लिखना। तो चलो यहाँ पे देखो कि जो नदी और पौनों द्वारा लाया जाता है, ये क्या होता है कि अधिकांश भाग चट्टानी पदार्थों का होता है और नदी और पौन द्वारा लाया गया, जैसे रेत हो गया, सिल्ट हो गया, मृतिका हो गया, है ना, इस टाइप से। एंड उसके बाद पंख हो गया, पंख जिसको बोलते हैं, यहाँ पे पंख लिखा हो गया। ठीक है, एंड जो सेकंड है हमारे पास ज्वालामुखी निक्षेप क्या है? तो ज्वालामुखी के उद्गार से निकले पदार्थों को जमाव जब होता है तो महाद्वीप मग्न तट तथा सागरीय भाग में मिलता है। तो धरातलीय भागों से भी ज्वालामुखी से निकले पदार्थों का जमाव नदियों पौनों के रूप में होता है, इसे बोल देंगे। ठीक है, एंड हमारे पास नेक्स्ट है, ये मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है ना, आप नोट समझ के मत भागना। एंड उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो पेलैजिक निक्षेप है वो क्या होता है? इस निक्षेप में जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार का पदार्थ होता है। ठीक है, जो समुद्री जीवों तथा पौधों के अवशेषों से बना होता है, और अजैविक पदार्थ भवन द्वारा लाए गए धूल द्वारा बने होते हैं। यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 9 है, ये चैप्टर नंबर वास्तव में 9 नहीं, ये 10 चैप्टर नंबर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10, तो चैप्टर नंबर 9 था, उससे इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 10 की ओर, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब कि क्योंकि इसमें डबल चैप्टर लिया गया है। दैट मीन्स यहाँ के देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ भूकंप के बारे में है, उसके बाद ज्वालामुखी के बारे में है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि भूकंप क्या है। जैसे कि 1 नंबर यहाँ पूछ सकता है कि भूकंप क्या है, लिखोगे कि पृथ्वी के अचानक से कंपन होने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? भूकंप बोल देंगे। ठीक है, अब एक और सवाल पूछ सकता है कि भूकंप के कारण समझाइए, मतलब कि भूकंप के कारण समझाइए कि किस कारण से भूकंप होता है और विश्व में उनके वितरण का विवरण दीजिए। ठीक है ना, कि मतलब कैसे कैसे उसका विश्व में उनका विवरण है। तो ये तो हो गया स्टार टाइप के, बट यहाँ पे हम आपको बताते हैं इसका जो रीज़न है वो क्या है। तो पृथ्वी के अचानक से कंपन होने की प्रक्रिया को तो भूकंप कहते हैं, ये तो पता है। भूकंप के समय ध्वनि सुनाई देती है, मतलब कि एक अजीब ही ध्वनि कहते हैं, तो उस ध्वनि को क्या कहते हैं? भूकंप ध्वनि कहेंगे। साधारण भूकंप ध्वनि में ध्वनि बहुत धीमी होती है, क्या होती है कि ज़्यादा आवाज़ नहीं करती है, धीमी होती है। एंड उसके बाद
भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर जिस जगह से होती है उसे उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। ये सब आपको आंसर में ऐड करना होगा एंड हम पैराग्राफ चेंज कर करके इसे लिखवाए हुए हैं। अब देखिए इससे जो है पहला चीज़ भूकंप तरंग उत्पन्न होगा, रीजन है, ठीक है। तो भूकंप होने पर उसके उद्गम केंद्र से 3 प्रकार के तरंग उत्पन्न होती है। एंड जो सेकंड है यहाँ पे, तो जो भूकंप तरंगे हैं 3 प्रकार का तरंग उत्पन्न करता है, जिसमें जो हमारा पहला है वो पहला यहाँ पे आ जाता है प्राथमिक तरंग, ठीक है। तो प्राथमिक तरंग में सबसे पहली चीज़ हमें ये प्राथमिक तरंग में हमें ये जानना है सबसे पहले कि ये भूकंपी तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भागों में होती है। प्राथमिक तरंगें कहाँ होगी? पृथ्वी के आंतरिक तरंग भागों में, जो चट्टानों की प्लेटों को आगे पीछे धक्का देती है। मतलब कि जो मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई चट्टान है, इस प्रकार से कोई नीचे प्लेट है, तो इसको आगे पीछे, दैट मीन्स ऐसे इसको धक्का देने का काम करेगा। तो इसका अपक्षय होगा और मैग्न हो जाएगा आगे। अभी देखिए क्या होता है। एंड जो द्वितीयक तरंगे हैं, जो प्राथमिक तरंगे हैं, उसे पी से नाम देंगे, दैट मीन्स प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी और वेव्स हो जाएगा। द्वितीयक में क्या होता है? सेकेंडरी वेव्स होता है। तो इसका आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तरंगे शैलों को उनकी, ठीक है ना, ये तरंगे शैलों को उनकी मार्ग की दिशा में लंबवत धकेलती है। इनकी गति प्राथमिक तरंग की अपेक्षा आधी होती है। इसमें जन धन की काफ़ी हानि होती है। क्लियर? एंड थर्ड है हमारे पास दीर्घ तरंगे। ये भूकंप तरंगे धरातल पर चलती है। ये भूकंप उद्गम केंद्र पर एक चक्कर लगाकर पुनः केंद्र तक पहुंचती है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखोगे। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, भूकंप उत्पत्ति के कारण लिखें कि जो हमारे पास जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उनका जो है रीजन क्या है, कैसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो देखो मुख्य कारण इसका पहला हो जाता है ज्वालामुखी क्रिया के कारण, दूसरा है भूपटल भ्रंश के कारण, और थर्ड है भू संतुलन में अव्यवस्था, एंड नेक्स्ट है क्या? जलीय भार के कारण, ठीक है। तो इसके बारे में चलो यार देखते हैं थोड़ा सा। एंड आगे अभी यहाँ पे है कि गैसों का फैलाव के चलते गैस फैलता है तो कैसे भूकंप आएगा। एंड प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ ज्वालामुखी क्रिया क्या है। तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय भूकंप का अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि ज्वालामुखी होता क्या है कि एक बैग धरती से बाहर की ओर निकलता है, जो कि अभी आगे पढ़ना है। तो उसमें क्या है कि उद्गार के समय जो मान लीजिए धरती को फटेगा तभी तो उद्गार होगा ना, तो वो निकलता है तो अचानक से धरती में झटका लगता है, जिसके कारण भूकंप का निर्माण होता है, अर्थात उसका हम लोग रियलाइजेशन करते हैं। अतः भूकंप को ज्वालामुखी का एक भाग माना जा सकता है। क्या बोलेंगे कि भूकंप को हम लोग ज्वालामुखी का एक पार्ट मान सकते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसके आसपास के क्षेत्र में जोरों का धक्का लग जाता है। क्या होता है ज्वालामुखी क्रिया में कि आपको पता है कि भूकंप का तो रियलाइज होगा, लेकिन कैसे? तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा ना, फटेगा, तो उसके आसपास के क्षेत्रों में जोरों का धक्का लगेगा, जो कि भूकंप का रूप ले लेगा। एंड जो भूपटल भ्रंश है, तो तनाव तथा दबाव के कारण चट्टानों में दरार घाटी का निर्माण होने लगता है। जब कोई चट्टान में अचानक से दरार उत्पन्न होती है तो हमें भूकंप का अनुभव होता है। ये सब रीज़न है, ठीक है ना, कि क्यों होता है ये सब। तो भू संतुलन में अव्यवस्था, इस प्रकार के भूकंप मोड़दार पर्वत श्रेणियों में होता है। दैट मीन्स कोई ऐसे होते हैं, ऐसे पहाड़ होते हैं, ठीक है। तो इन सभी में होता है जहाँ अभी पूरी तरह संतुलन स्थापित नहीं हो पाया है। तो देखिए अब इससे पहाड़ से क्या मतलब है कि देखो यहाँ पे मान लीजिए समतल ज़मीन है और यहाँ से कोई ज्वालामुखी यहाँ से निकला, तो ये जो निकला तो नीचे से सारा कुछ निकला, तो ये सब आएगा ना, तो एक नीचे जम के ऐसे एक पहाड़ का निर्माण कर देगा। ऐसे तो पहाड़ का निर्माण करेगा तो जो धरती फटा है ये पहाड़ क्या करेगा, नीचे दब जाएगा, दरार में चला जाएगा। तो पहाड़ों का निर्माण पता है कैसे होगा, हम बताते हैं आपको। पहाड़ों का निर्माण आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि जो ये गड्ढा वाला भाग है ये धरती के दरारों में जाकर दब रहा है, ठीक है, इस टाइप से। ये हो गया भू संतुलन में अव्यवस्था। एंड नेक्स्ट है हमारे पास जलीय भार, कि जल का भार क्या है कि धरातल पर जल के कारण उत्पन्न दाब तथा वाष्प के कारण एवं जल का अत्यधिक भार होने के कारण ही भूकंप का अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा जल रहेगा तो उसमें भी दाब एवं बल एवं दाब लगता है, ठीक है। अब जो गैस का फैलाव है, आप सभी को पता है कि एटमॉस्फेयर कितना लंबा चौड़ा है। तो भूपटल के नीचे किसी कारण से जल पहुंचने पर उसमें वाष्प और दाब में क्या होता है, वो परिवर्तन होने से भूकंप का अनुभव होता है। दैट मीन्स कि कभी किसी कारणवश पानी है जो नीचे चला गया, तो जो वायुमंडल जो हवा जो गया होगा उसके साथ में वो दाब और वो लगाकर भूकंप का रियलाइज करा सकता है।
एंड नेक्स्ट है हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो पृथ्वी के प्लेटों में यदि असंतुलन या हलचल उत्पन्न हो तो भूकंप का रियलाइज होगा। हालांकि ये आपका मुख्य रीजन में एक होता है, ठीक है। एंड वही चीज़ है कि हलचल हो तो ये हो जाएगा। अब देखो हम लोग बात करते हैं भूकंप के प्रकार के बारे में कि भूकंप का प्रकार क्या है। तो उत्पत्ति के आधार पर भूकंप को दो भागों में बांटा जाता है। पहला प्राकृतिक भूकंप एंड सेकंड कृत्रिम भूकंप। तो प्राकृतिक भूकंप जो है ये क्या है? प्राकृतिक भूकंप जिसको नेचुरल अर्थक्वेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। भूकंप का अर्थक्वेक्स होता है इंग्लिश। तो इस प्रकार के भूकंप प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और यह 3 प्रकार की होती है। तो प्राकृतिक भूकंप जो है उसमें जो ह्यूमन है उसका कोई कंट्रोलिंग नहीं होगा। तो देखिए ज्वालामुखी भूकंप, पहला रीजन क्या है? प्राकृतिक में ज्वालामुखी भूकंप। तो अभी आप लोग जस्ट पढ़े थे कि भूकंप में ज्वालामुखी का रीजन है। तो वे भूकंप जो ज्वालामुखी के उद्गार के कारण उत्पन्न होती है उसे ज्वालामुखी भूकंप कहेंगे। एंड जो सेकंड है कि भू रचनात्मक भूकंप। तो इस प्रकार के भूकंपों की उत्पत्ति भूगर्भिक क्रियाओं के कारण होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रासायनिक भूकंप। तो यहाँ पे है कि वे भूकंप जिनकी उत्पत्ति भूगर्भ में होने वाले रासायनिक क्रियाओं के कारण होती है उन्हें रासायनिक भूकंप कहेंगे। एंड जो नंबर 2 है उसे बोलते हैं कृत्रिम भूकंप। तो मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप को कृत्रिम भूकंप कहते हैं। जैसे रेल की पटरी के निकट जो अगर कोई भवन रहेगा तो अगर तेज़ गति से ट्रेन गुजरेगा तो उस जगह का सामान जो है गिर पड़ जाएगा टेबल वेबल पर से, तो उस जगह पे कंपन का रियलाइज होगा, यानी कि हमें लगेगा कि भूकंप आ रहा है। एंड उसके बाद भूकंप के क्या प्रभाव हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भूकंप के पहली चीज़ 2 प्रभाव हैं। पहला हानिकारक हम लोग बात करते हैं। एंड मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में भूकंप के क्या प्रभाव में पूछेगा तो आपको किसी भी प्रकार के कोई लाभकारी प्रभाव का वर्णन वहाँ पर नहीं करना है। हालांकि मैं नॉलेज के लिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा भूकंप के हानिकारक प्रभाव आंसर में, ठीक है। तो उसके बाद उसमें आपको नंबर 1 नंबरिंग करके लिखना है कि भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक घटना है, मतलब कि प्राकृतिक आपदा है जिसके निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव है। जो पहला है वह एक भूकंप आने पर जन धन की काफ़ी हानि होती है। लाखों व्यक्ति अकाल की चपेट में चले जाते हैं, ठीक है, भूकंप आने से, क्योंकि सारा कुछ विनाश हो जाता है। एंड सेकंड, भूकंप के कारण नदियों का मार्ग परिवर्तित हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर धरती में कभी दरार हो गया तो पता चला कि ऊंचा वाला भूमि नीचा में हो गया, नीचा वाला ऊंचा हो गया, तो रास्ता चेंज हो सकता है नदियों का। एंड जो थर्ड है, भूकंप के कारण नदी या झील टूट जाता है जिसके कारण भूकंप आ जाती है, ठीक है, इतना कंप्लीट। एंड जो 4 है, भूकंप के कारण कभी कभी पृथ्वी पर बड़े से बड़े चट्टान टूट जाते हैं जिसके कारण भूपरपट्टी पर दरारें आ जाती है, ठीक है ना, इतना। एंड उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कि कभी कभी भूकंप के कारण यातायात के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट का गिर जाना सड़क पे, है ना, इस टाइप से। जैसे रेल की पटरी का क्षति, सड़क इत्यादि की क्षति, ये सब के चलते अगर भूकंप आएगा तो रेल की पटरी भी इधर उधर हो सकती है जिसके कारण से रेलवे बाधित हो सकता है। अब यहाँ पे है कि भूकंप के लाभकारी प्रभाव क्या है। दैट मीन्स कि इसका जो लाभकारी है, लाभदायक, जो यूजफुल है हमारे मानव जीवन के लिए, वो क्या है। तो भूकंप आने से विभिन्न प्रकार की खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है जो कि यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि पहले कोई जिंदा तो बचे, जो हानिकारक है उससे पहले जिंदा बचे तब तो लाभ उठाएगा ना। उसके बाद भूकंप आने से पर्वतों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे है कि भूकंप के कारण कहीं कहीं झील का निर्माण होता है, ठीक है। नंबर 4 पे है कि भूकंप आने के कारण, ठीक है ना, कभी कभी तटीय भूमि के नीचे धंस जाने के कारण वहाँ पे बंदरगाह का निर्माण। दैट मीन्स कि अभी हम बताए थे कि जहाँ पे ऊंचा भाग हो वो धंस कर क्या बन गया, इस लेवल का बन गया समुद्र के किनारे, तो वो क्या बन जाएगा, एक बंदरगाह बन जाएगा। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे कि समुद्री क्षेत्र में आने वाले भूकंप के कारण कभी कभी जलमग्न भूमि ऊपर आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर जो भूमि नीचे है पानी में यहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो उस जगह पे मैदान का भाग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा है इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट जिसको है नाम ज्वालामुखी। इसमें बहुत लंबा ये चैप्टर था कि क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, छोटा चैप्टर नहीं है, ये आपका 12th में ही पढ़ना है। तो जो 12th में आपका जो सिलेबस है, 12th में सिलेबस है तो काफ़ी विस्तारित है। तो इस टॉपिक को हमने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 11th में पूछा था उसको हमने लिया है। तो इसमें जो आपका पहला है वो क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी क्या है तथा इसका उद्गार कैसे होता है, ठीक है ना, मतलब कि ज्वालामुखी कैसे हम लोग बोलेंगे और इसका उद्गार कैसे होता है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से कि जो भूगोल जो भूकंप अभी बताया उसमें हमें लगता है कि आपको ज्वालामुखी का भी आंसर मिल चुका है। तो इसका जो आंसर है कि भूपृष्ठ के नीचे विस्तृत क्षेत्रों में बार बार चट्टानी पदार्थ निकलकर मैग्मा में बदलते रहते हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखिए कि मैग्मा में तो बदल गया, लेकिन इसका ज्वालामुखी से क्या मतलब है। तो अब क्या होगा कि जो मैग्मा में बदला ना, तो पृथ्वी के अंदर से बाहर एक अचानक से निकलेगा, तो हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं, जो कि एक आग का रूप होता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि इसको उद्गार होने का रीज़न क्या है, कि कैसे ये उद्गार होता है। तो जो पहला है वह है वलन तथा भ्रंश द्वारा। वलन तथा भ्रंश द्वारा जैसे होता क्या है कि उच्च ताप एवं दाब के कारण भूपृष्ठ की ऊपरी चट्टानों की परतों का दबाव नीचे की परतों का दबाव परतों पर कम हो जाता है। दबाव कम होने से निचली चट्टानें मैग्मा में बदल जाती है और फिर ऊपर निकल नहीं पाती है। आपको एक बार मैं फिर इसे रिपीट करना चाहूँगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जियोलॉजी एंड क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उच्च ताप एवं दाब के कारण भूपृष्ठ की ऊपरी चट्टानों की परतों का दबाव नीचे की परतों का दबाव जो है ना परतों पर कम हो जाता है, और दबाव कम होने से निचली परत क्या होती है, मैग्मा में बदल जाएगा चट्टान। उसके बाद जो नंबर सेकंड है वो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव तत्वों द्वारा। तो रेडियो सक्रियता के कारण ऊष्मा में अपरिमित वृद्धि होती है, दैट मीन्स कि गर्मी बढ़ती है। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, मैग्मा का निर्माण होता है। इसीलिए फ़ोन उनका इस्तेमाल ज़्यादा कानों में नहीं करना चाहिए, करो तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईयरफोन हेडफोन लगा कर करो। तो धरातलीय जल के कारण ये क्या रीज़न है भाई, तो देखिए जब धरातलीय जल भूपृष्ठ के अंदर दरारों में चली जाती है, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो प्रभाव है भाप में वो बदल जाएगा अंदर में जाने के बाद, क्योंकि उसे ये जो धरती है वो ऐसे जो खुला एटमॉस्फेयर है, इस ऐसा वातावरण नहीं मिलता है, तो वहाँ पे जाने के बाद ये भाप में बदल जाएगा, यानी पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है, जिससे ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा जो है अब अगला चीज़, हम हेडिंग डायरेक्ट दिलवाए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए हैं। आपका क्वेश्चन आंसर आएगा, आप वीडियो को ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा सारा कुछ। एंड मैं बता दे रहा हूँ कि अब भी जो समय हो रहा है उस समय आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। समय थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, गूगल बाबा आ गए हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे समय जो है आपका, समय आपका हो गया है 9:40। ठीक है, 9:40, तो काफ़ी सारा मतलब कि टेंशन के बाद यहाँ पे सारा कुछ चल रहा है। एंड चलो आगे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ही लंबा है। तो इसमें है कि ज्वालामुखी उद्गार का प्रकार पहले क्या है। ठीक है ना, तो ज्वालामुखी उद्गार दो प्रकार से होंगे। ये क्या होता है, ज्वालामुखी दो प्रकार से निकलते हैं। पहला है केंद्रीय एंड सेकंड है दरार। ठीक है ना, तो केंद्रीय जो देखिए ज्वालामुखी दो प्रकार का होता है। जैसे कि एक मान लीजिए कि दरार उत्पन्न हुआ हो बीच में, तो उस जगह पे आग तो निकलेगा, लेकिन वो प्लेन में उसमें बहाव का गुण होगा। ठीक है ना, तो और कुछ होते हैं ऋतु के आधार पर, कि जैसे कि गर्मी के समय में आपको ज्वालामुखी देखने जैसा लगेगा एंड उसके बाद नहीं लगेगा। तो चलो आगे देखते हैं कि जब ज्वालामुखी उद्गार एकल द्वारा तथा मुख द्वारा तथा कई निकट मुख के समूह से होगा, तो उसे हम लोग केंद्रीय उद्गार कहते हैं। मान लीजिए कि कहीं पे एक ज़मीन है, वहाँ से अचानक से निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग केंद्रीय बोल देंगे। एंड जो सेकंड है वो है हमारे पास दरारी उद्गार। इस जब ज्वालामुखी का उद्गार भूपृष्ठ के निर्बल भाग के सहारे, दैट मीन्स कमज़ोर भाग, तो सहारे एक लंबी रेखा के साथ होता है, जो उसे दरारी उद्गार कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरल में लावा बाहर तो निकल जाता है, लेकिन शांत रूप से भूपृष्ठ पर प्रवाहित होने लगता है। समझ सकते हो आप। ठीक है, तो एक सवाल है यहाँ पे, बहुत ही वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि ज्वालामुखी के उद्गार के प्रभाव लिखिए, कि मतलब इसका उद्गार होगा तो क्या प्रभाव होगा। तो इसका जब भी होगा तो सबसे ज़्यादा लाभदायक प्रभाव भी होता है एंड हानिकारक। तो हानिकारक उतना ज़्यादा नहीं है। हानिकारक कब है, कि जब बस्ती में एंड सिटी में ऐसा अगर क्रिया होता है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट, कि ज्वालामुखी उद्गार से अनेक नए भू आकृति का निर्माण होता है, जैसे कि पर्वत, पठार इत्यादि। जो सेकंड है, वो ज्वालामुखी के समय निकली राख जो होता है ना, बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए उस राख को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है, बिकॉज उसके द्वारा उपजाऊ काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसमें अनेक प्रकार के फसल उगाए जा सकते हैं। इस उद्गार से अनेक प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, एंड थर्ड है, इस कारण झील का भी निर्माण हो सकता है ज्वालामुखी के चलते। एंड जो आगे है कि सवाल है यहाँ पे, कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के बारे में बताइए। क्वेश्चन नहीं किया गया है, डबल स्टार किया हुआ है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे है कि मानवीय समुदाय को आपदाओं का सामना करना पड़ता है, इसे आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का विस्तार हुआ है, जिनका निम्नलिखित ढांचा है। अब जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है वो काम क्या करेगा, तो आपदा से होने वाली क्षति एंड रोकथाम की तैयारी क्या वो चीज़ बताएगा, के लिए समन्वय स्थापित करेगा कि किस प्रकार से हमें बचना है और कैसे क्या करना है। एंड सेकंड कि आपदा संकट से बचने की तैयारी करता है वो, ठीक है। एंड थर्ड है कि आवश्यकता अनुसार आपदा समन के लिए बने कानून एवं नियम का संशोधन उन लोग करेगा। एंड अगला क्वेश्चन मेरे पास है, सुनामी क्या है। तो आप जान रहे हो कि समुद्री में अगर लहर उठेगा तो उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। दैट मीन्स इसका आंसर हम लिखे हैं सुनामी समुद्र के पटल पर उत्पन्न होने वाले, ठीक है, भूकंप है। यानी कि जो हमारे धरती पर है तो उसको भूकंप कहते हैं, लेकिन वहाँ पे महासागरीय कंप बोलेंगे। ऐसे भूकंप महासागरीय क्षेत्रों के आसपास होती रहती है, इसे हम लोग सुनामी बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस अब इफेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीआई है, ट्रिपल स्टार यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो और इसे नियंत्रण का उपाय लिखिए। तो ये पहले क्या है एंड इसका नियंत्रण हम लोग कंट्रोलिंग कैसे करेंगे उसके बारे में, कि जब जीवमंडल में CO2 तथा CO तथा CH4 मतलब कि हो गया कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा मीथेन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने लगता है, अर्थात वो उसे कहेंगे, ठीक है। और इसका नियंत्रण करने का निम्नलिखित उपाय है। तो आ जाओ पहले नियंत्रित हम लोग करते हैं कि जो नंबर 1 है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करना चाहिए जिससे CO2 की मात्रा में कमी हो सके। एंड सेकंड है वृक्षों की कटाव पर रोक होनी चाहिए तथा वनों के विस्तार को बढ़ावा देनी चाहिए। एंड जो थर्ड है हमारे पास कि मानव व पशु की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सुझाव देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 4 है, ठीक है, नंबर 4 है कि वाहनों तथा उद्योगों में ऐसा यंत्र लगाया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम हो। बहुत आसान सा मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है जो कि आप आसानी से लिख सकते हो। एंड 5 है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाए तथा जिनकी जगह पर जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा किया जाए तो और भी बेटर रहेगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि नाइट हो या दिन हो उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो मेहनत है लगातार चल रही है एंड आपको भी इसी प्रकार से मेहनत करनी है। एंड लेट्स क्रैक बोर्ड एग्ज़ाम 2022 टर्म 2 क्लास 11th सब्जेक्ट जियोलॉजी। तो अभी मैं सीरियसली क्लास 11th का जो 12th का एंड 11th का जो भी स्टूडेंट अब से जो न्यू तैयारी करेंगे तो जियोलॉजी का पूरा टेंशन मेरे ऊपर है। एंड अभी आपका 10 चैप्टर 11 चैप्टर तक फाइनल हो गया है एंड बहुत ही जल्द 1 से 2-3 वीडियो में हम लोग पूरा इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही जल्द, बहुत ज़्यादा लेट नहीं लगेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।